गुड इवनिंग बच्चों। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 क्वेश्चन रह गए थे, तो उसको एक बार कर लेते हैं। इनफैक्ट तुम्हीं को इनको ट्राई करना है। तो देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दी है, मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई ऑप्टिकल फाइबर है, मतलब पारदर्शक काँच का ठोस बेलनाकार कोई फाइबर है। चलो, जिस काँच का बना है उसका अपवर्तनांक n और बाहर के माध्यम के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो बाहर का माध्यम हवा मान लेते हैं। अब इधर से प्रकाश की किसी किरण को आपतित कर रहे हैं, अभिलंब से 45 डिग्री कोण पर आपतित कर रहे हैं। तो हमको पूछा है कि ऑप्टिकल फाइबर का अपवर्तनांक कितना हो ताकि ये किरण इस सतह AB से बाहर न निकल पाए, बल्कि इस सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाए। उसके लिए फाइबर का अपवर्तनांक कितना होना चाहिए वो देखना है। तो चलो, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज़ करके इसको ट्राई करो। चलो बच्चों, मेरे ख्याल से तुमने ट्राई कर लिया होगा, तो एक बार बताया था, है ना? तो इधर से हमने प्रकाश की किसी किरण को अभिलंब से 45 डिग्री कोण पर आपतित किया है। बताओ, सबसे पहले प्रकाश की किरण हवा से काँच में जाएगी। बस काँच का n ज़्यादा होता है तो थीटा कम होगा, मतलब किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और चलो, अपवर्तन कोण को r मान लेते हैं। तो अपवर्तन कोण निकालने के लिए सिंपली इस और इस किरण के बीच स्नेल का नियम लगा देते हैं। सिंपली n1 sin I इक्वल टू n2 sin r। तो बताओ, किरण हवा से आ रही है, इससे n1 तो 1 sin I कितना है 45 डिग्री बराबर। किरण कांच में जा रही है तो n2 कितना होगा n इंटू साइन r। हमको पता है साइन 45 कितना हमको पता है कि साइन 45 कितना होता है, ये 1/√2। तो बताओ, n को उधर ट्रांसफर करेंगे तो अपने पास साइन r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/√2n इतना आ जाएगा, है ना? ये भी हमने पिछले क्वेश्चन देखा था और हमको पहले से ही पता है कि अगली स्टेप में हमको cos r की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो एक बार cos r भी निकाल लेते हैं। प्लीज बताओ, साइन r 1/√2n है, तो बताओ cos r कितना होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर r। जहाँ साइन r हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2n लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेना आप। तो इसको सॉल्व करोगे तो cos r तुम्हारे पास, है ना? इसको सॉल्व करोगे तो cos r तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2n स्क्वायर। तो साइन r और cos r निकाल लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? तो होता है किरण आगे बढ़ेगी और अभी किरण इस सतह पहुंचेगी, है ना? तो किरण आगे बढ़ेगी, इस सतह पहुंचेगी। चलो, इस सतह पर अभिलंब के साथ कोण कितना होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि होता है इस त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। उसमें से 90 चला गया, r चला गया, तो ये कोण कितना बचेगा, 90 माइनस r। और तुम बताओ कि अब ये किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, कांच से हवा की ओर जा रही है, मतलब सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है। तो तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावना है ना। और हम चाहते हैं, और हम चाहते भी यही है कि किरण बाहर ना निकल पाए, बल्कि किरण इस सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाए। बस हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए इस किरण का अभिलंब के साथ जो भी कोण है वो IC से ज्यादा होना चाहिए। तो बताओ, इस किरण का अभिलंब के साथ कोण कितना है, 90 माइनस r। दैट शुड बी ग्रेटर देन IC। जो हमको पता है कि IC या क्रांतिक कोण कितना होता है, साइन इनवर्स n कम अपन n ज्यादा। तो साइन इनवर्स n कम तो हवा का अपवर्तनांक 1 अपन n ज्यादा इस कांच का अपवर्तनांक n। चलो, साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर करते हैं। तो बताओ, साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस r ग्रेटर देन 1/n। अब हमको होता है कि साइन 90 माइनस r क्या होता है, cos r। दैट शुड बी ग्रेटर देन 1/n, है ना? और cos r का मान निकाल चुके हैं। बताओ cos r कितना है, रूट ऑफ 1 माइनस 1/2n स्क्वायर है। दैट शुड बी ग्रेटर देन 1/n। बस, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, है ना? तो अंडर रूट से मुक्ति पाने के लिए दोनों स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2n स्क्वायर ग्रेटर देन, इधर स्क्वायर करेंगे तो 1/n स्क्वायर। चलो और सॉल्व कर रहा हूँ, इसको उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो 1 ग्रेटर देन कितना हो गया, 1/n स्क्वायर प्लस 1/2n स्क्वायर कितना हो गया, 3/2n स्क्वायर।
n को उधर ट्रांसफर करते हैं तो बताओ n स्क्वायर ग्रेटर देन कितना आ गया 3/2 और अब स्क्वायर को भी उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो n ग्रेटर देन √3/2 तो बस हम है ना तो बस हम बोल सकते हैं कि ये 45 डिग्री वाली किरण इस सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाए उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर का अपवर्तनांक √3/2 से ज्यादा होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन इजीली तुम कर सकते हो। चलो बच्चों इस टॉपिक में सबसे लास्ट चीज देखते हैं। फिर एक बार देखते हैं कि प्रकाश की किरण अगर सघन से विरल माध्यम की ओर जाए तो किरण का जो विचलन कोण है वो आपतन कोण आई के साथ किस टाइप चेंज करेगा उसको हमको ग्राफ बनाना है। ये चलो मान लेते हैं कि नीचे सघन माध्यम है। चलो सघन माध्यम के रूप में पानी का यूज कर लेते हैं जिसका अपवर्तनांक n और ऊपर विरल माध्यम है। चलो विरल माध्यम के रूप में हवा का यूज करते हैं जिसका अपवर्तनांक 1। चलो इधर से हम इधर से हम प्रकाश की कोई किरण भेजते हैं जो कि पानी से हवा की ओर जा रही है मतलब सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है तो ऐसा करते हैं कि इस किरण का आपतन कोण आई धीरे-धीरे बढ़ाते हैं। तो जैसे-जैसे आपतन कोण बढ़ाएँगे वैसे-वैसे इस किरण का विचलन कोण किस टाइप चेंज करेगा उसका हमको ग्राफ बनाना है। तो हमको पता है इस बार किरण सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है मतलब इस बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी संभावना होगी, ठीक है ना? तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ अगर इस किरण का आपतन कोण आईसी या उससे कम रखा तब तो नॉर्मल अपवर्तन होगा और इस किरण का आपतन कोण अगर क्रांतिक कोण आईसी से भी ज्यादा रख दिया तो फिर किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इस ग्राफ में क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा I इक्वल टू आई सी। आई इक्वल टू आई सी के पहले किरण का नॉर्मल अपवर्तन होगा और I इक्वल टू आई सी के बाद किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो चलो हम दोनों केस देखते हैं ना। एक केस तो वो लेते हैं जिसमें आपतन कोण आईसी से कम है तो 0 और आईसी के बीच है और दूसरा केस वो लेते हैं जिसमें आपतन कोण आईसी से भी ज़्यादा है ना? तो चलो ठीक है ना? तो चलो पहले केस में मान लेते हैं कि आपतन कोण आईसी या उससे कम है मतलब आपतन कोण 0 और आईसी के बीच है और हमको है ना? हमको अच्छे पता है कि बता आपतन कोण आईसी से क्रांतिक कोण से कम हो। हमको पता है कि आपतन कोण आईसी या उससे कम हो तो फिर किरण नॉर्मल टाइप से अपवर्तित होगी और हमको अच्छे पता है कि किरण सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है। विरल माध्यम का n कम तो थीटा ज्यादा होगा मतलब किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। तो चलो इस किरण का आपतन कोण तो I और अपवर्तन कोण R मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमको इसका अपवर्तन कोण निकालना है। तो उसके लिए हमको पता है कि सिंपली इस आपतित और अपवर्तित किरण के बीच स्नेल का नियम सिंपली n1 sin I इक्वल टू n2 sin R। बताओ किरण पानी से आ रही है ना? किरण पानी से आ रही है इसे n1 की जगह तो n sin I बराबर हवा में जा रही है तो n2 की जगह 1 sin R बस इससे हम R निकाल सकते हैं ना? तो चलो इसको सॉल्व करेंगे तो sin R इक्वल टू n sin I। तो बताओ R इक्वल टू कितना आ जाएगा? R इक्वल टू साइन इनवर्स n sin I है ना? तो कह सकते हैं कि आपतन कोण आईसी या उससे कम रखें तो नॉर्मल टाइप से अपवर्तन होगा और आपतन कोण आई हो तो स्नेल के नियम के अनुसार अपवर्तन कोण इतना होगा। बस अब हमको देखना है कि इस बार किरण सॉरी हमको देखना है कि इस बार किरण का विचलन कितना होगा वो देखना है। हमको अच्छे बताया कि अभी आपतन कोण आईसी या उससे कम है तो किरण का नॉर्मल टाइप से अपवर्तन होगा और मैंने चमका के बताया था कि अपवर्तन के कारण किरण का विचलन कितना होता है सिंपली ज्यादा माइनस कम। तो ज्यादा वाला कोण R माइनस कम वाला कोण I है ना? तो हमको होता है कि अभी किरण का नॉर्मल टाइप से अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन के कारण विचलन सिंपली ज्यादा माइनस कम मतलब R माइनस I है ना? तो अभी अपवर्तन होगा इसलिए अभी विचलन का फंक्शन कौन सा वैलिड होगा R माइनस I। यही सबसे सुंदर फंक्शन है हम तो इसी का यूज करेंगे या कोई चाहे तो इसमें R का पूरा एक्सप्रेशन भी रख सकता है ना। बताओ R का एक्सप्रेशन क्या है अपने पास साइन इनवर्स n साइन I ये तो R हो गया माइनस I ऐसे भी लिख सकते हैं है ना। तो हम बोल सकते हैं कि आपतन कोण ICA उससे कम रखें तो किरण का नॉर्मल टाइप से अपवर्तन होगा। तो इस बार किरण के विचलन का फंक्शन ज्यादा सिंपल फॉर्म में तो R माइनस I
या इसको पूरे आई की फॉर्म में लिखना है तो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन, लेकिन ये बदसूरत है। हम तो ये ध्यान में रखेंगे कि आपतन कोण 0 और आईसी के बीच हो तो किरण का नॉर्मल अपवर्तन होगा, और तो अपवर्तन होगा तो फिर विचलन का फंक्शन कौन-सा वैलिड होगा? r माइनस आई, इसी का यूज़ करेंगे। या डिटेल में देखें तो इसका फंक्शन इस टाइप का होगा। बस अब 0 और आईसी के बीच विचलन का फंक्शन ये हो गया ना, तो हमको देखना है कि विचलन का अपतन कोण आई के साथ ग्राफ कैसा होगा वो देखना है ना? तो तुम बताओ कि विचलन का आई की फॉर्म में फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और 10 बार बताया था कि कभी फंक्शन कॉम्प्लिकेट हो तो ग्राफ बनाने का वही पुराना तरीका, पहला बिंदु प्लॉट करेंगे, लास्ट बिंदु प्लॉट करेंगे और उसके आधार पर ग्राफ का अनुमान लगाते हैं। फिर बताओ विचलन का फंक्शन 0 से आईसी के बीच ही वैलिड है ना? तो चलो सबसे पहले पहला बिंदु मतलब i इक्वल टू 0 पर देखते हैं ना। तो चलो सबसे पहले पहला बिंदु i इक्वल टू 0 पर देखते हैं, ठीक है ना? तो हमको अच्छे पता है ना? हमको अच्छे पता है कि i इक्वल टू 0 पर r इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। i इक्वल टू 0 पर r इक्वल टू भी 0 तो विचलन भी 0, और इसके किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये होता i इक्वल टू 0 मतलब किरण को बिल्कुल अभिलंबित आपतित किया है, तो किरण अभिलंबित ही निकल जाएगी, मतलब बिना मुड़े सीधी की सीधी निकल जाएगी। तो किरण मुड़ेगी नहीं, मतलब विचलन 0। तो i इक्वल टू 0 पर तो विचलन 0, इसलिए पहला बिंदु ये 0 0 होगा। चलो अब लास्ट बिंदु देखते हैं। तो लास्ट बिंदु कौन सा होगा? i इक्वल टू आईसी, और उस पर विचलन कितना होगा वो देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है ना? हमको अच्छे पता है कि लास्ट बिंदु i इक्वल टू आईसी है ना, तो हमको पता है कि किरण को i इक्वल टू आईसी मतलब क्रांतिक कोण पर आपतित करें, तो अपवर्तन के बाद किरण सतह के बिल्कुल समानांतर निकल जाएगी, और समानांतर निकल जाएगी तो इसका अभिलंब के साथ कोण 90 होगा, तो r इक्वल टू 90 होगा। तो उस केस में किरण का विचलन कितना हो जाएगा? r माइनस आई। तो बताओ इस बार r इक्वल टू तो 90 है और i इक्वल टू आईसी है। बस हम बोल सकते हैं ना, लास्ट बिंदु ये बोल सकते हैं कि किरण को अगर i इक्वल टू आईसी मतलब क्रांतिक कोण पर आपतित करें, लिख देता हूँ ना, लिख देता हूँ किरण को i इक्वल टू आईसी मतलब क्रांतिक कोण पर आपतित करें, तो किरण सतह के समांतर निकल जाएगी, तो अपवर्तन कोण 90। तो इस बार किरण का विचलन r माइनस आई, r की जगह तो 90 माइनस आई की जगह आईसी। तो लास्ट बिंदु ये हो गया i इक्वल टू आईसी पर विचलन 90 माइनस आईसी लास्ट बिंदु हो गया। तो बस आराम से बताओ ना। हुँ, आराम से बताओ। तो तब पहला बिंदु प्लॉट कर दिया, लास्ट बिंदु प्लॉट कर दिया, तो उसके आधार पर हम ग्राफ का अनुमान लगा सकते हैं। तो चलो ये जो फ़ंक्शन है ना, ये जो फ़ंक्शन है उसको देखते ही बोल सकते हैं कि इस बार ग्राफ रेखीय तो नहीं होगा। बताओ ना, विचलन के एक्सप्रेशन में केवल i आता तब तो रेखीय होता, लेकिन साथ में साइन इनवर्स n sin i बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ़ंक्शन है ना? तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि अभी विचलन का फंक्शन i की फॉर्म में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ग्राफ रेखीय तो नहीं होगा, वक्राकार होगा। और अगर तुम प्रॉपर किसी सॉफ्टवेयर से प्लॉट करो तो ग्राफ वक्राकार तो होगा, लेकिन इस टाइप का होगा, ऊपर की ओर मुड़ा हुआ इस टाइप का होगा, है ना? अब देखो कई लोग थोड़े कन्फ्यूज़ होते हैं, ग्राफ इस टाइप का है, ऐसा भी तो हो सकता है। दोनों में से कौन-सा होगा वो देखना है। तो वैसे तो इसको ध्यान में रखना ही बेटर है, लेकिन कोई डेढ़ शाना हो तो इसको मैथमेटिकली भी जस्टिफाई कर सकता है। देखो, शायद अभी कई लोगों ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 12th की मैथमेटिक्स में तुम पढ़ोगे कि अगर कभी भी डबल अवकलन पॉज़िटिव हो तो ग्राफ ऊपर की ओर मुड़ा होता है, और कभी भी डबल अवकलन नेगेटिव हो तो ग्राफ इस टाइप का होता है ना? तो तुम लॉजिकली चेक कर सकते हो कि है ना, तुमको बताओ इसका सिंगल अवकलन करेंगे तो ये जो माइनस आई है उसका अवकलन -1 हो जाएगा, और डबल अवकलन करेंगे तो -1 का अवकलन 0। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि जब डबल अवकलन करेंगे तो नेगेटिव भाग से मुक्ति मिल जाएगी, और नेगेटिव भाग से मुक्ति मिल जाएगी मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि इसका डबल अवकलन पॉजिटिव होगा, और डबल अवकलन पॉजिटिव होगा मतलब स्लोप बढ़ेगा, तो ग्राफ इस टाइप का होगा, मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन ज़्यादा होशियारी नहीं, थोड़ा ध्यान में ही रखना कि बीच में ग्राफ वक्राकार तो होगा, लेकिन ऊपर की ओर मुड़ा होगा, इस टाइप का होगा, है ना? तो बस पक्का बोल सकते हैं हम, है ना? कन्फर्म बोल सकते हैं कि आपतन कोण का मान 0 और आईसी के बीच हो। लिख देता हूँ कि आपतन कोण का मान 0 और आईसी के बीच हो तो किरण का नॉर्मल टाइप से अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होगा तो विचलन का फंक्शन कौन-सा वैलिड होगा? r माइनस आई। या और
एक्सपेंड करके लिखना है तो विचलन का फंक्शन ये लिख सकते हैं। तो इस बार ग्राफ ऐसा वक्राकार होगा, ऊपर की ओर मुड़ा हुआ ये होगा। तो ये पहला पार्ट तो हमने कर लिया। फिर बच्चों अभी दूसरा केस लेते हैं ना। तो चलो अब मान लेते हैं कि जो आप है ना, अब मान लेते हैं कि किरण का जो आपतन कोण है वो आईसी मतलब क्रांतिक कोण से ज़्यादा रखा है। ठीक है ना? तो हमको अच्छे पता है कि बताओ इस किरण का आपतन कोण अगर क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा रखें, तब किरण बाहर नहीं निकल पाएगी बल्कि अब किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी, है ना? तो आपतन कोण आईसी से भी ज़्यादा रखें तो किरण बाहर नहीं निकल पाएगी बल्कि पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी। और बताओ पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी तो अब किरण परावर्तन के नियम का पालन करेगी। मतलब अभिलंब से आई कोण पर आ रही है तो आई कोण पर ही परावर्तित हो जाएगी, है ना? तो बस इस बार किरण का विचलन कितना होगा वो देखना है ना? तुम खुद बताओ, ठीक है? तुम खुद बताओ कि इस बार किरण भले ही पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो रही है लेकिन एक टाइप से परावर्तित ही हो रही है ना? और हमको अच्छे पता है कि परावर्तन के कारण किरण का विचलन कितना होता है 180 माइनस 2i, है ना? आई ग्रेटर देन इसी पर किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी और भले ही पूर्ण आंतरिक लेकिन एक टाइप से परावर्तित हो रही है। तो परावर्तन के कारण किरण का विचलन कितना होगा 180 माइनस 2i। तो अब विचलन का फंक्शन कौन सा वैलिड होगा? अब विचलन का फंक्शन 180 माइनस 2i ये वाला फंक्शन वैलिड होगा। बस। अब विचलन का i के साथ ग्राफ कैसा हो देखना है। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है और अब किरण के विचलन का फंक्शन 180 माइनस 2i मतलब हम बोल सकते हैं कि अब विचलन जो i की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है मतलब अब विचलन का i के साथ ग्राफ रेखीय होगा, है ना? विचलन का फंक्शन 180 माइनस 2i रेखीय रिलेशन है ना? बोल सकते हैं कि अब विचलन का i के साथ ग्राफ बिल्कुल सरल रेखीय होगा और किस टाइप का होगा वो देखना है। तो इसको भी देखने का सबसे बेस्ट तरीका वही है कि बताओ पहला बिंदु प्लॉट करेंगे, लास्ट बिंदु प्लॉट करेंगे और इस बार बीच में ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। सही है ना? तो चलो, है ना? तो चलो सबसे पहले पहला बिंदु प्लॉट करते हैं। तो तब पहला बिंदु कौन-सा होगा जिसमें आपतन कोण आईसी से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना? तो पहला बिंदु वो होगा जिसमें आपतन कोण आईसी से थोड़ा ज़्यादा है और आपतन कोण आईसी से थोड़ा ज़्यादा हो, तो इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं आई टेंड्स टू आईसी प्लस, है ना? और हमको पता है, फिर हमको होता है कि अगर आपतन कोण आईसी से थोड़ा ज़्यादा हो या आई टेंड्स टू आईसी प्लस हो, तो उस केस में किरण का विचलन कितना होगा 180 माइनस 2i और इसमें i की जगह लगभग आईसी रख देंगे। तो अब किरण का विचलन 180 माइनस 2ic सही कहा ना? तो कह सकते हैं कि पहला बिंदु जिसमें आपतन कोण आईसी से थोड़ा ज़्यादा हो, तो अब किरण का विचलन 180 माइनस 2 और i की जगह आईसी। तो कह सकते हैं कि जैसे आपतन कोण है ना, जैसे आपतन कोण आईसी से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो विचलन एक झटके में कितना हो जाएगा, है ना? विचलन एक झटके में कितना हो जाएगा 180 माइनस 2i से इतना हो जाएगा। है ना? तो ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। सही कहा ना? कि बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। तुम बताओ कि अगर आपतन कोण आईसी के बराबर रखते हैं, है ना? हम देख चुके हैं 1 मिनट। तो हम देख चुके है ना? हम देख चुके हैं कि आपतन कोण अगर आईसी के बराबर रखें, तब तो किरण नॉर्मल टाइप से अपवर्तित होगी और तब तो किरण का विचलन सिंपली 90 माइनस आईसी होगा। लेकिन जैसे आपतन कोण आई से थोड़ा-सा ज़्यादा रखेंगे, तो एक झटके में विचलन डबल हो जाएगा मतलब एक झटके में विचलन 90 माइनस आईसी से एक झटके में 180 माइनस 2i से इतना हो जाएगा। तो परावर्तन में पहला बिंदु ये होगा। और चलो आखिरी बिंदु, तो हमको पता है कि आपतन कोण का अधिकतम मान कितना हो सकता है 90 डिग्री, है ना? तुमको पता है कि मतलब आपतन कोण का अधिकतम मान कितना हो सकता है 90 डिग्री। तो लास्ट बिंदु कौन-सा होगा i टेंड्स टू i इक्वल टू 90 डिग्री और हमको अच्छे पता है ना? हमको अच्छे पता है कि मतलब इसमें i इक्वल 90 डिग्री रखेंगे, तो अब किरण का विचलन 180 माइनस 2 इंटू 90 मतलब अब किरण का विचलन 0 हो जाएगा, है ना? ठीक है? लास्ट बिंदु ये होगा कि आपतन कोण i इक्वल 90 डिग्री रख दें, तो किरण का विचलन बिल्कुल 0 होगा लास्ट बिंदु। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि इस वाले पार्ट में पहला बिंदु ये है, सॉरी, ये तुम बताओ कि इस वाले पार्ट में पहला बिंदु ये, आखिरी बिंदु ये और इससे पता चल रहा है कि बीच में ग्राफ रेखीय होगा, सरल रेखीय होगा। तो इस तरह से ग्राफ बीच में स्ट्रेट लाइन होगा, ये बोल सकते हैं, है ना? ये शॉर्ट में बोल सकते हैं ना?
शॉर्ट में बोल सकते हैं कि अगर आपतन कोण I से ज़्यादा हो, तो अब किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी और भले ही पूर्ण आंतरिक लेकिन इस बार किरण एक टाइप से परावर्तित हो रही है। तो बताओ अब विचलन का फंक्शन क्या वैलिड होगा? 180 माइनस 2i। तो ग्राफ इस टाइप का होगा। है तो किरण सघन से विरल माध्यम की ओर जाए तो विचलन का I के साथ ग्राफ इस टाइप का आएगा, ये हमने देख लिया। ग्राफ को शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, किरण सघन से विरल माध्यम की ओर जाए तो विचलन का I के साथ अगर ग्राफ देखना हो तो दो केस बनेंगे, है ना? तो ये पहला केस वो बनेगा जिसमें आपतन कोण I से या उससे कम हो और पता है कि आपतन कोण I से या उससे कम हो तो किरण का नॉर्मल टाइप से अपवर्तन होगा। तो तब विचलन का सिंपल फंक्शन क्या वैलिड होगा? R माइनस I। तो तब ग्राफ ऐसा वक्राकार होगा और आपतन कोण I से ज़्यादा हो तो किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो तब विचलन का फंक्शन कौन-सा वैलिड होगा? 180 माइनस 2i। और तब अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। ये इज़िली तुम देख सकते हो, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इस ग्राफ में कुछ इम्पोर्टेंट है ना? ये तो इस ग्राफ में कुछ इम्पोर्टेंट कांसेप्ट होते हैं वो देखना। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि विचलन डेल्टा इक्वल टू 0 से डेल्टा इक्वल 90 माइनस आईसी इस वाले पार्ट को देखना है ना? तो तुम बताओ, ठीक है ना? तुम बताओ कि विचलन अगर, है ना? तुम बताओ कि विचलन अगर 0 से 90 माइनस आईसी के बीच हो, तो बताओ 0 से 90 माइनस आईसी के बीच बताओ किसी एक विचलन के लिए आई के 2 मान आएँगे। देख सकते हैं ना? है ना? तो ये ग्राफ से हम ग्राफ से क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ अगर विचलन 0 से 90 माइनस आईसी के बीच हो, तो बताओ इस वाले भाग में विचलन के एक मान के लिए आई के 2 मान आएँगे। तो हम सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि विचलन 0 से 90 माइनस आईसी के बीच हो, तो फिर ये फंक्शन मेनी वन होगा। मेनी वन होगा मतलब विचलन के एक मान के लिए आपतन कोण के 2 मान आएँगे। बताओ ये मान तो अपवर्तन के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा और ये मान पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। सही है ना? और ऐसे ही चलो अब मान लेते हैं कि जो विचलन है वो 90 माइनस आईसी से 180 माइनस 2 आईसी के बीच हो। है तो साफ-साफ, है ना? हाँ, तो ये साफ-साफ दिख रहा है कि विचलन अगर 90 माइनस आईसी से 180 माइनस 2 आईसी के बीच हो, तो मतलब इस वाले भाग में फंक्शन कैसा है? 1-1 फंक्शन है, मतलब इस वाले भाग में विचलन के एक मान के लिए आपतन कोण का केवल एक ही मान आएगा और बताओ मान किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ विचलन का कौन-सा फंक्शन वैलिड होगा? 180 माइनस 2i ये वैलिड होगा। सही है ना? तो देखो अपनी शीट में क्वेश्चन है ना? तो अपनी शीट में क्वेश्चन है कि प्रकाश की कोई भी किरण पानी से हवा में तो सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है और इस किरण का विचलन 90 डिग्री है। तो बस इस किरण का विचलन 90 डिग्री लाने के लिए किरण को कितने कोण पर आपतित करना होगा, तो आवश्यक आपतन कोण कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए हमको है ना, उसके लिए हमको सबसे मेन चीज़ देखनी होगी कि ये जो 90 डिग्री वाला विचलन है इस भाग में आएगा, इस भाग में, तो साफ-साफ दिखेगा ना। सही है ना? तो स्मार्ट पर्सन साफ-साफ बोल सकता है कि जो 90 डिग्री कोण है वो 90 माइनस आईसी से तो ज़्यादा ही होगा ना? कह सकते हैं ना? ये 90 डिग्री जो कोण है वो 90 माइनस आईसी से ज़्यादा ही होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि विचलन इक्वल 90 डिग्री वाला जो विचलन है वो इस भाग में आएगा। 90 माइनस आईसी से ज़्यादा ही है ना? तो जो 90 डिग्री वाला विचलन है वो इस भाग में आएगा और साफ-साफ हमको पता है कि इस वाले भाग में फंक्शन 1-1 होता है, मतलब इस बार विचलन के एक मान के लिए आपतन कोण I का केवल एक ही मान आएगा और वो मान किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। और हमको है ना, हमको अच्छे पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो एक टाइप का परावर्तन होता है, तो उसमें विचलन का फंक्शन कौन-सा वैलिड होगा? 180 माइनस 2i। तो होता है इस बार विचलन कितना लाना है? 90 डिग्री लाना है। तो उसके लिए आपतन कोण कितना हो देखना है। तो विचलन का मान 90 डिग्री रख दो। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2i इक्वल टू 90 डिग्री, तो i इक्वल टू 45 डिग्री। तो विचलन इक्वल 90 डिग्री के लिए i का केवल एक ही मान आएगा, 45 डिग्री आएगा। लेकिन है ना, लेकिन तुम बताओ कि अगर ये विचलन 0 और 90 माइनस आईसी के बीच होता, तो फिर विचलन के एक मान के लिए i के 2 मान आते। एक मान तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कॉरेस्पॉन्डिंग होता, तो उसमें विचलन का फंक्शन कौन-सा यूज़ करते? 180 माइनस 2i। और एक मान नॉर्मल अपवर्तन के लिए होता, तो उसमें विचलन का फंक्शन कौन-सा यूज़ करते? r माइनस i। जब r का ये वाला एक्सप्रेशन, तो इस टाइप से इसको कर सकते हो तुम।
फिर एक और चीज़ ध्यान रखना, ये ग्राफ बहुत कॉम्प्लिकेट आ रहा है ना, तो ये ग्राफ कॉम्प्लिकेट केवल तभी आता है जब किरण सघन से विरल माध्यम की ओर जाए तभी आता है। तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावना होती है और विचलन ड्रास्टिकली चेंज तभी होता है। बाकी अगर किरण उल्टा विरल से सघन माध्यम की ओर जाए तथा किरण विरल से सघन माध्यम की ओर जाए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो उस केस में ग्राफ इस टाइप का कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, उस केस में ग्राफ बिल्कुल मोनोटोनस बनेगा। फिर बच्चों लास्ट में एक बार ये भी देख लेते हैं, किरण अगर विरल से सघन माध्यम की ओर जाए, तो विचलन काई के साथ ग्राफ कैसा होगा उसको भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। ये ओलंपियाड में एक बार पूछा था, है ना? तो चलो मान लेते हैं कि ऊपर विरल माध्यम है, जिसके रूप में हवा का यूज़ कर रहे हैं अपवर्तनांक 1 और नीचे सघन माध्यम है जिसके रूप में पानी का यूज़ कर रहे हैं इसका अपवर्तनांक n। और चलो, है ना? चलो इस बार मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण फिर चलो मान लेते हैं कि इस बार प्रकाश की किरण पानी से हवा से पानी में जा रही है, मतलब विरल से सघन माध्यम की ओर जा रही है। तो इस बार भी जैसे-जैसे आपतन कोण I चेंज करेंगे वैसे-वैसे किरण का विचलन किस टाइप चेंज होगा वो देखना है ना? और हमको अच्छे पता है ना हमको अच्छे पता है कि इस बार प्रकाश की किरण सघन से विरल में नहीं, बल्कि विरल से सघन माध्यम की ओर जा रही है। और पता है कि विरल से सघन माध्यम की ओर जा रही है इसलिए इस बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कोई संभावना नहीं होगी। तो तब तुम किरण को चाहे किसी भी कोण पर आपतित करो, हर बार किरण का नॉर्मल टाइप से अपवर्तन होगा। तो बताओ I इक्वल टू 0 से 90 के बीच हर बार किरण का, है ना? 0 से 90 के बीच हर बार किरण का नॉर्मल टाइप से अपवर्तन ही होगा। ये चलो मान लेते हैं कि किरण को किसी जनरल कोण I पर आपतित किया है, तो किरण विरल से सघन माध्यम की ओर जा रही है। सघन माध्यम का n ज़्यादा तो थीटा कम होगा, किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और अपवर्तन कोण R मान लेते हैं। और अपवर्तन कोण के लिए सिंपली इस और इस किरण के बीच स्नेल का नियम n1 sin I इक्वल टू n2 sin R। किरण हवा से स्टार्ट हो रही है इससे n1 1 sin I बराबर पानी में जा रही है तो n2 n sin R। तो इसको सॉल्व करेंगे तो, है ना? sin R इक्वल टू sin I upon n और ट्रांसफर करेंगे तो R इक्वल टू कितना हो गया? sin इनवर्स sin I upon n। तो इस बार किरण का हर बार अपवर्तन ही होगा और अपवर्तन कोण इतना होगा। बस इस बार किरण का विचलन कितना होगा वो देखना है, तो हमको पता है कि विरल से सघन माध्यम की ओर जाए तो किरण का हमेशा नॉर्मल अपवर्तन ही होगा। और अपवर्तन के कारण किरण का विचलन सिंपली ज़्यादा माइनस कम। तो इस बार ज़्यादा वाला कोण तो कौन सा है? I माइनस कम वाला कोण R। तो इस बार विचलन का फंक्शन क्या होगा? I माइनस R। ये और डिटेल में लिखना है तो विचलन का फंक्शन I माइनस R का फंक्शन क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन I upon n। तो हमको पता है कि विरल से सघन में हर बार नॉर्मल अपवर्तन होगा। तो इस बार विचलन का सुंदर फंक्शन तो I माइनस R, या विचलन का कॉम्प्लिकेट फंक्शन देखें तो कॉम्प्लिकेट फंक्शन है I माइनस साइन इनवर्स साइन I upon n ये होगा। तो बस इस बार भी विचलन का I के साथ ग्राफ बनाना है। तो बताओ, है ना? सबसे पहले इतना देखते हुए बताओ कि विचलन के एक्सप्रेशन में I तो है लेकिन साथ में साइन इनवर्स साइन I upon n है। तो साफ-साफ दिख रहा है कि इस बार विचलन का I के साथ ग्राफ रेखीय नहीं होगा, अरेखीय मतलब वक्राकार होगा। कैसा होगा वो देखना है। पता है कि कभी भी एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो तो ग्राफ बनाने का वही तरीका, पहला बिंदु प्लॉट करेंगे, लास्ट बिंदु और उसके आधार पर ग्राफ को अनुमान लगाएँगे। चलो पहले पहला बिंदु हो तो I इक्वल टू 0 पर देखते हैं। तो हमको पता है कि हमको पता है I इक्वल टू 0 मतलब किरण को अभिलंबवत भेजें तब तो किरण अभिलंबवत ही चली जाएगी, बिना मुड़े सीधी की सीधी चली आएगी। तो I इक्वल टू 0 पर विचलन 0 होगा। या कोई मंदबुद्धि हो तो फॉर्मूले से भी देख सकता है कि मतलब I इक्वल टू 0 रखेंगे तो R इक्वल टू भी 0 आएगा। तो I 0 R 0 तो विचलन कोण I माइनस R भी 0। तो I इक्वल टू 0 पर विचलन 0 होगा, इससे ग्राफ 0 0 से स्टार्ट होगा। चलो लास्ट बिंदु है ना, लास्ट बिंदु देखते हैं। लास्ट बिंदु कौन-सा होगा? I टेंड्स टू 90, है ना? तो बस ये लास्ट बिंदु I टेंड्स टू 90, तो I टेंड्स टू 90 पर R कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए एक तो तरीका ये है कि बताओ इस फॉर्मूले में I इक्वल टू 90 रखेंगे तो sin I कितना हो जाएगा 1। तो ये R कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/n।
और साइन इनवर्स 1 बाय n क्या होता है? साइन इनवर्स n कम अपन n ज़्यादा, जिसको IC बोल सकते हैं। तो I इक्वल टू 90 पर R इक्वल टू कितना होगा? IC होगा। ऐसे कोई मंदबुद्धि हो तो कर सकता है, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये चीज़ हम लॉजिकली कर सकते हैं, ठीक है ना? इसमें सब कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, हम लॉजिकली सोच सकते हैं। तुम बताओ ना, तुम बताओ कि I टेंड्स टू 9, हाँ, तो द I टेंड्स टू 90 है, मतलब किरण को अभिलंब से लगभग 90 डिग्री कोण पर आपतित करें, बताओ। अभिलंब से लगभग 90 डिग्री कोण पर आपतित करें मतलब सतह के लगभग समानांतर आपतित करें, है ना? तो किरण कैसे प्रवेश करेगी वो देखना है। तो ये हम प्रिंसिपल ऑफ, है ना? हाँ, हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिविटी से हम बोल सकते हैं कि पानी में अगर किरण को, है ना? हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि पानी में किरण को अगर आईसी कोण पर आपतित करें, तो हवा में सतह के समानांतर निकल जाती है। तो होता है इस बार हवा में सतह के समानांतर आ रही है, तो ऑब्वियसली पानी में आईसी कोण पर ही प्रवेश करेगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। या तो यहाँ भी हम बोल देते हैं। यहाँ भी कह सकते हैं कोई भी किरण पानी में आईसी कोण पर आ रही हो तो हवा में सतह के समानांतर निकल जाएगी। तो उसका उल्टा ही बोल सकते हैं कि इस बार किरण हवा में सतह के समानांतर आ रही है, तो पानी में कितने कोण पर प्रवेश करेगी? आईसी। तो हम कह सकते हैं कि आई टेंड्स टू 90 पर किरण का अपवर्तन कोण R इक्वल टू आईसी होगा। तो बस बताओ इस बार विचलन कितना होगा, है ना? इस बार विचलन कितना होगा? I माइनस R। तो I तो कितना है? 90 माइनस बार R कितना है? IC। तो हम बोल सकते हैं कि लास्ट बिंदु कौन सा होगा? I इक्वल टू 90 पर विचलन कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस IC, है ना? तो I इक्वल 90 पर विचलन कोण 90 माइनस IC है। लास्ट पॉइंट हो गया। बस आराम से ना, आराम से बताओ कि पहला बिंदु आ गया, आखिरी बिंदु आ गया, और हमको पता है कि बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, वक्राकार है। तो अगर तुम किसी प्रॉपर सॉफ्टवेयर से प्लॉट करोगे तो ग्राफ वक्राकार तो आएगा, लेकिन ऊपर से देखने पर उत्तल आएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा, है ना? तो वैसे ध्यान में ही रखना है कि इस बार ग्राफ ऊपर से देखने में उत्तल इस टाइप का होगा, लेकिन कोई डेढ़ क्षण हो तो उसको एक बार चेक भी कर सकता है कि ग्राफ किस टाइप का होगा। ठीक है, तो उसके लिए वही डबल अवकलन करेंगे। अभी बताया था कि डबल अवकलन पॉजिटिव हो तो स्लोप बढ़ता है, ग्राफ इस टाइप का होता है, और डबल अवकलन नेगेटिव हो तो स्लोप घटता है, ग्राफ इस टाइप का होता है, जो मैथमेटिक्स में तुम पढ़ोगे। तो बस गधोट ऐसे करने की जरूरत नहीं, तुम लॉजिकली सोच सकते हो ना। तुम लॉजिकली सोच सकते हो, बताओ अगर हाँ, लॉजिकली सोच सकते हैं कि बताओ सिंगल अवकलन करेंगे तो बताओ आई का अवकलन कितना हो जाएगा? 1 माइनस दिस थिंग होगी। और जब डबल अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0, तो डबल अवकलन में पॉजिटिव भाग खत्म हो जाएगा। तो बताओ सॉल्व करेंगे तो डबल अवकलन निश्चित नेगेटिव आएगा, है ना? और डिटेल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। बाकी लॉजिकली बोल सकते हैं कि सिंगल अवकलन करेंगे तो आई का अवकलन 1, और डबल अवकलन करेंगे तो 1 का 0, तो पॉजिटिव पार्ट खत्म हो जाएगा, डबल अवकलन नेगेटिव आएगा। इधर लिख देता हूँ, डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी आई स्क्वायर। डबल अवकलन नेगेटिव आएगा, और मैथमेटिक्स में पढ़ोगे कि डबल अवकलन नेगेटिव हो तो स्लोप घटेगा, और स्लोप घटेगा तो ग्राफ इस टाइप का होगा। तो ये इजीली तुम कर सकते हो।